नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। संपूर्ण भारत में आज जो जल का संकट है बहुत जबरदस्त तरीके से गहराता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में समस्या और भी अधिक विकट हो गई है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि अगर हम नहीं सुधरे तो अगला विश्व युद्ध जल को लेकर के ही होगा। इस गहराती समस्या पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जल योद्धा उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर पांडे जी बांदा के जखनी गांव के निवासी हैं, जहां से उन्होंने जल संरक्षण की अलग जगाई और संपूर्ण बुंदेलखंड में ये अलग जो है उन्होंने जल संरक्षण को लेकर के जगा दी है। और सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं, अब ये बात जगह जगह पूरे देश में, भारत में इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपनी मन की बात में इस बात की चर्चा की, प्रशंसा की जो वो काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम इनसे करते हैं विस्तार से बातचीत जल संरक्षण के बारे में। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो देश में जल की जो समस्या है, खासतौर से जल स्तर नीचे जाने की बहुत जबरदस्त तरीके से पैदा हो गई है। और ये दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है, आप जहां के निवासी हैं बुंदेलखंड में, वहां आपने काम किया है। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि जो आपने योजना शुरू की, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, वो योजना क्या है, पहले तो ये बताएं दर्शकों को, और किस तरीके से आपने उस अभियान को शुरू किया और वो किस स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो बात कही, मेरा जो जल संरक्षण का प्रयास है वो समुदाय, पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे, मैंने उन्हीं को जागृत किया है। भले ही वह विधि मेरे नाम से जानी जा रही हो देश में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। और यह एक ऐसी विधि है जिसमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, किसी नवीन ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के कोई औजार की जरूरत नहीं। हमारे पुरखे जो बरसात के माह के पहले अपने खेतों में मेड़बंदी करते थे। अपना फावड़ा लीजिए, अपनी डलिया लीजिए, किसी उम्र का व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपने खेत पर जाइए। सुबह 50 बोला हुआ मिट्टी अपने खेत की मेड़ पर रख करके अपने घर चले। एक तो यह। दूसरा, इसके पीछे मेरे दो कारण थे। जो पुरखे हमारे बड़े जानकार थे, पानी के बड़े पानी के विद्वान थे। पानी को, जल को जोड़ने के जो उनके बेजोड़ तरीके थे वो अद्भुत तरीके थे। उसमें क्या थे, वो ये जानते थे कि खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। मिट्टी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, मिट्टी माँ है। और मिट्टी जब वो रोकते थे तब हमारे गांव में, हर गांव में, देश के 7 लाख गांव में नाले थे। नाले नहीं, नारे थे। उन नालों से गांव का पानी समेट के नदियों में जाता था और उसमें केवल पानी बहता था। जब पानी बहता है, बरसात का पानी बहता, उसके जब 100 लीटर पानी बहता तो उसके साथ 10 लीटर मिट्टी बहती और मिट्टी एक सीमा के बाद रुक जाती है। पानी, सीधे पानी साफ होकर के समुद्र तक पहुंचता है, लेकिन वो सिल्ट नदियां, नालों के माध्यम से नदी तक जाती है। एक तो ये था। दूसरा, मेड़बंदी का मेरा आशय यह है कि मेड़ के ऊपर पेड़ लगाइए, औषधीय पेड़ लगाइए। और उसमें बड़े पेड़ की जरूरत नहीं है। आप करोना लगाइए, सहजन लगाइए, नींबू लगाइए, अमरूद लगाइए, सनई लगाइए, तुलसी लगाइए, और कुछ नहीं लगाते हैं, अरहर की दाल लगाइए। उससे क्या होगा, मिट्टी बंधी रहेगी। और ये एक ऐसी विधि है जो हर 3 साल में करनी पड़ती है। और ये पौधे उपयोगी भी हैं, ये जो है औषधि भी है और अतिरिक्त आमदनी देने वाले हैं। आज नींबू देख लीजिए, बाजार में जाइए 10 रुपए का नींबू। लेकिन उससे क्या है, ऐसे पेड़ लगाने हैं जिनकी छाया खेतों में न पड़े और उसके पत्ते गिर के जैविक खाद बन जाए। दोनों चीजें हमारे पुरखे करते हैं। तो एक तो ये आपने बात कही, ये इसमें किसी प्रकार के कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। मैं एक मानता हूं कि मैं अकेले नदी नहीं बना सकता, मैं अकेले तालाब नहीं खोद सकता, मैं अकेले बांध नहीं बना सकता, मैं अकेले कुआं नहीं बना सकता, लेकिन मैं अकेले मेड़बंदी कर सकता। तो एक तो ये बात थी। दूसरी, आपने कही एनसीआर की बात की। नहीं, देखिए, थोड़ा सा इसी में मैं और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको क्यों ऐसा लगा? क्योंकि देखिए, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का मैं भी रहने वाला हूँ, बांदा का ही मैं भी रहने वाला हूँ। ऐसी स्थिति में आपको ये कहां से प्रेरणा मिली? क्योंकि बुंदेलखंड बहुत बैकवर्ड एरिया माना जाता रहा है, हालांकि अब चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे।
तो जो एक ये भी कहा जाता था कि साहब जो बांदा में पानी है वो मालगाड़ी से आता था, ये भी बात कही जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसने प्रेरित किया कि नहीं मुझे इस काम में जो है आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए? मेरी माँ जो अब ये सृष्टि इस दुनिया में नहीं है, अनंत की यात्रा में चली गई है, जल संरक्षण की प्रेरणा मेरी माँ ने। क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ, जखनी गांव से, वो आज से करीब 40 वर्ष पहले न तो वहाँ स्कूल थे, प्राइमरी भी नहीं था, न जूनियर था, न रोड था, न बिजली थी, न जाने के साधन थे, कुछ भी नहीं था। हम गांव जाते थे तो कैसे पहुंचते थे हम जानते थे। उस परिस्थिति में मेरे गांव एक घटना घट गई। एक महिला हमारे गांव की थी, वो साहू परिवार की थी, वो खत्म हो गई। उनका लड़का सूरत में। तो मैं शाम को गांव गया तो मैंने अम्मा से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन करना है। तो अम्मा ने कहा कि गांव की परंपरा है कि गांव में जब कोई लाश रखी होती है तो गांव में भोजन नहीं बनता, न कोई गांव का भी भोजन करता है, ये मान्यता है। तो मैंने कहा कि ये कब से रखी है? बोली ये कल से रखी है और कल तक रखी रहेगी, क्योंकि हमको भी कल खत्म हो जाएंगे तो गांव की जमीन बेच के आप लोग भी चले जाओगे। और कोई ऐसा तो आदमी नहीं जो कुछ कम से कम गांव के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ करे। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ? तो बोली यहाँ का आदमी पलायन करके चला गया है, 98% घरों में ताले लगे। हम लोग संपन्न थोड़ा सा परिवार से आते हैं तो ठीक है, और कुछ अगर कर सकते हो तो माँ से ज्यादा मातृभूमि के लिए करो। तो मैंने कहा मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? बोले कोई ही काम। और क्या था छोड़ के जाने का? लोग एक तो पानी नहीं था जी, बड़ी बात तो एक वहां थी कि पानी का संकट था, दूसरा यातायात का साधन नहीं था, तीसरा प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना था, बिल्डिंग भी नहीं बनी थी। मेरे पिताजी ने करीब 60 वर्ष पहले एक छोटा सा कच्चा विद्यालय वहां गांव में बनाया था। 10 रुपया ईटा 1000 कम मिलता था। तो मेरे पिताजी और कुछ गांव के लोगों ने मिलकर अच्छा सा बनाया, वो टूट फूट गया। पेड़ के नीचे बैठ के लोग 5वीं तक पढ़ते थे। तो माता जी ने कहा कि देखो तुम साधना करो, साधन मिले, और तुम जल को जगाओ, जल ही जगदीश है। देखिए एक चीज है कि मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप ये भी यहाँ पर बताएं दर्शकों को कि जो आपने काम किया है बुंदेलखंड में, जो काम किया है, तो उसके बारे में जरा बताएं कि क्या परिवर्तन आया, पहले क्या स्थिति थी और किस तरीके से परिवर्तन आया। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक समय ऐसा आया राजनीतिक कारणों से दिल्ली से बुंदेलखंड पानी मालगाड़ी से भेजा गया। बांदा से प्रतिदिन सवारी गाड़ी में डिब्बे में मानिकपुर पानी जाता था और लंबे समय तक जाता था। यह बताते हुए खुशी हो रही है मुझे, सामुदायिक प्रयासों से किसानों ने गत 2023 में उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहां खरीदा गया? बांदा मंडल में। पूरे प्रदेश में 2,05,000 मैट्रिक टन खरीद हुई सरकारी, जिससे 75,000 मैट्रिक टन बुंदेलखंड ने गेहूं बेच के सरकार को दिया। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि पानी, मेड़बंदी, सिंचाई और मेड़बंदी की वजह से। अगर मेड़ नहीं होगी तो पानी नहीं रुकेगा, एक बात। दूसरी, पिछले 10 वर्षों में 700 करोड़ का धान उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा चित्रकूट मंडल के किसानों से। एक उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि। तीसरी उपलब्धि, 1 किलो बासमती धान नहीं यहाँ पैदा होता था बुंदेलखंड में। 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था। मैं 2003 में 25 किलो बासमती लाया था अपने गांव में। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रयास किया, साथियों ने, और उस 25 किलो बासमती की हमने बेड़ बनाई, मेड़े बनाई। 1/5/95 को हमने अपने कार्यक्रम का उद्घाटन कराया था। तत्कालीन एसपी थे विजय कुमार जी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के डीजीपी हुए। और एक यहाँ संकट था उस समय, पौशाला शुरू करके हमने काम शुरू किया था। फिर 2005 में 25-26 मई को एपीजे कलाम साहब ने विज्ञान भवन में एक बात कही थी कि पानी का संकट गांव में आने वाला है, तो हमको वाटर विलेज बनाने होंगे। उनसे मुझे जलग्राम मिला। पांडे जी बहुत अच्छी बात कही आपने, जो जखनी मॉडल की भी आपने चर्चा की यहाँ पे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको जो है खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की तरफ ले चलना चाहूंगा कि आज वहाँ जो आपका जखनी मॉडल है, तो जखनी मॉडल तो जहां पर भूमि बहुत है, जहां पर खेत हैं, जहां मेड़ हो सकते हैं, जहां पेड़ हो सकते हैं, तो वहां तो जखनी मॉडल लागू हो रहा है। आपने जैसा बताया कि अध्ययन किया गया और उस पर बहुत काम किया गया। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जहां लगातार जल का स्तर नीचे जा रहा है और जो भूगर्भ मंत्रालय है और जो मतलब भूगर्भ के वैज्ञानिक हैं
वो लगातार इस पर शोध कर रहे हैं कि लगातार पानी नीचे जा रहा है और इसे यदि हमने नहीं संरक्षित किया तो ये आगे बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाए। तो किस तरीके से वहां काम किया जाए, क्या ऐसा मॉडल हो सकता है दिल्ली एनसीआर के लिए कि हम पानी को बचा सकें? बहुत बड़ी बात आपने कही है। देखिए, गांव में पानी रोकने के तरीके में जमीन हमारे पास उपलब्ध जी, शहर में जमीन नहीं है जी, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। छत का जो पानी है, एक अगर आप अध्ययन करें तो अगर हमारे पास में 1500 वर्ग फीट की यदि जमीन है और 200 मिलीमीटर वर्षा होती है तो 2 लाख लीटर पानी उसमें बरसता है। 2 लाख लीटर पानी को अगर वाटर हार्वेस्टिंग घर के अंदर करते हैं, मेरा अपना मानना है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, छत का पानी घर में जी, और कुएं का पानी कुएं में। दिल्ली को पानीदार बनाने के लिए या दिल्ली जैसे अन्य एनसीआर शहर हैं भारत के अंदर, उनको पानीदार बनाने के लिए हमको वर्षा की बूंदे कैच द रेन, वर्षा की बूंदे जहां गिरे वहीं हम रोकें। एक तो ये हो सकता है जी। दूसरा, पानी का बेटा पेड़ है और एक पेड़ लगभग एक दिन में कई किलो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। 7 पेड़ अगर किसी व्यक्ति के घर में लगे हुए हैं तो मुझे लगता है उसके जीवन भर का काम बड़ा काम हो गया। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हम दिल्ली एनसीआर में अक्सर ऐसी खबरें सुनते हैं कि थोड़ी देर की बारिश में, आधे घंटे की बारिश में पूरा जो है शहर में जल भराव हो जाता है। गुड़गांव में तो निकलने की जगह ही नहीं रह जाती है और वो पानी धीरे धीरे फिर नाली के माध्यम से चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जल संरक्षण की बात की आपने, तो क्या ये खाली सरकार का ही काम है? लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे आपने कुछ अभी उदाहरण दिए। देखिए, मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि हमारे बुंदेलखंड में खासकर सुख में तालाब बनता था, दुख में तालाब बनता था, उत्सव में तालाब बनता था, दंड में तालाब बनता था। और पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। कुआं तालाब जो भी बने हुए हैं इस समाज ने बनाए। जब से इनका सरकारीकरण हो गया तब से यह संपत्ति गांव की एक व्यक्ति विशेष प्रधान के अंडर में हो गई। जब प्रधान के अंडर में हो गई तो लोगों ने अपना वास्ता खत्म कर दिया। हमें याद है, हम छोटे थे तो हर सप्ताह में कुआं साफ करने का जिम्मेदारी एक परिवार की होती थी। घाट साफ करने की जिम्मेदारी तालाब की होती थी। हर समय सावन महीने में पेड़ लगाने की जिम्मेदारी होती थी। या जल महोत्सव होता था तालाब के ऊपर, जल महोत्सव होता था। आज ये परंपराएं खत्म हो गई। जब हम पैदा हुए तो कुआं की पूजन हुई, कुआं पूजा गया, तालाब पूजे गए, नदी को पार करते हैं तो नदी को पूजते हैं, नदी के दर्शन का पैसा देते हैं। जी, जी। पानी का दर्शन फ्री में नहीं मिलता था, 1 टका डालते थे। हमने क्या किया कि जल को हमने मुफ्त की चीज मान ली और ये मान लिया कि हमको फ्री में मिल रहा है। हमारे पुरखे चारों धाम की यात्रा करने गए तो वहां से भी पानी लेकर के आए हैं। हमारा विवाह हुआ तो पानी को साक्षी मानकर हुआ। यातायात का सबसे प्राचीन साधन पानी था। यातायात की हमारे भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा जल चिकित्सा थी। तो आप भगवान शंकर गंगाधर है, भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। तो किस तरीके से आम आदमी का योगदान हो सकता है? हम सरकार पे ना निर्भर रहें तो किस तरीके से हम उसके संरक्षण के लिए हमें पहल करना चाहिए? जैसे कि आपने शुरुआत की, फिर आपके साथ लोग जुड़ते गए और आज वो एक अभियान बन गया है जी। तो किस तरीके से, देखिए, खासतौर से ये दिल्ली एनसीआर के लोगों को, दिल्ली एनसीआर के व्यक्तियों को एक तो पानी की बर्बादी रोकनी पड़ेगी। एक नदी के बराबर वहां का नाला बहता है, उसको रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। यमुना, जो वेद में हमारी गंगा और यमुना को मानव का दर्जा दिया है, इतना वहां जहरीला पानी हो गया है। हमको, दिल्ली देश की राजधानी है, सबसे सबसे ताकतवर व्यक्ति वहां रहते हैं। वहां का कानून पूरे देश में लागू होता है। जब वहां से पार्लियामेंट से कानून आता है या न्याय की प्रमुख व्यक्ति वहां बैठते हैं, उनका न्याय दुनिया में सर्वोच्च मान्य होता है। तो अगर वहां बैठ करके हम वहां के एक एक बूंदा पानी को, दैनिक जीवन के पानी को, पीने के पानी को, नहाने के पानी को, सभी बाथरूम के पानी को, हम बिल्कुल पानी को सोने की तरह इस्तेमाल करें। हमें पानी का बीमा करना होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने चूंकि जखनी गांव से जो शुरुआत की, वो एक मॉडल बना, आज उसको सरकार भी जो है अपना रही है और उसका प्रयोग कर रही है।
तो इसी तरीके से और देश के लिए क्या आपकी अगली योजना हो सकती है जिसके पूरे देश को उसका फायदा मिल सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुआ क्या है कि इधर जब मुझे भारत सरकार ने पद्म सम्मान दिया, पद्मश्री मुझे मिली, तो मुझे देश में और जाने का मौका मिला। तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, IIT में, IIM में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाने का मौका मिला। मेरा मॉडल पहले 470 ग्राम पंचायतों में लगाया उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी बांधा में उस समय। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने वो मॉडल खेत पर मेड़ पर पेड़ का 1 लाख गाँव में लगाया। फिर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एक योजना बनाई कि हर गांव बनेगा जखनी की भांति जल ग्राम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि खेत पर मेड़ बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। इस मुहिम के कारण मुझे उत्साह मिला और मेरा उत्साह बढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोई NGO नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, 1 रुपया मैंने सरकार से अनुदान नहीं लिया है। आज भी मेरे पास बिजली, पंखा, टीवी, कूलर मेरे गाँव में घर पे नहीं है। तो मैं सामाजिक काम करता हूँ, निगड़िया बजा करके गांव घर जाता था, साइकिल में जाता था, मेड़ बनाओ पेड़ लगाओ। अब वही अभियान आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के लिए जल शक्ति विद्यापीठ की स्थापना हुई। जल शक्ति विद्यापीठ के माध्यम से पानी की पाठशाला है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में, भारत में KG से PG में 30 करोड़ बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है। आप गाड़ी बनाने में, आप भोजन बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, जानवरों को धोने में, पेड़ों में कितना पानी लगता है, इस सब उसको पढ़ाइए। हमको कुछ पानी दिखता है, कुछ पानी दिखता नहीं। जैसे पेड़ों में कितना पानी हमको नहीं दिखता, तो पेड़ ना काटिए। पंडित जी, बहुत बढ़िया आपने जो चीजें बताई। मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा पीढ़ी है, और वहीं से इसकी शुरुआत करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ आप जो है अंत में एक संदेश दें कि किस तरीके से वो पानी के लिए वो भी पहल करें, क्योंकि आज वो हाईटेक हो गया है। पूरे समय सोशल मीडिया पे रहना, चीजों को सर्कुलेट करना, बिना सोचे समझे चीजों को आगे बढ़ाना, तो किस तरीके से उसे इसके लिए बहुत गंभीर होने की जरूरत है। मैं भारत के 30 करोड़ युवाओं से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, कि आप बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े जर्नलिस्ट हैं हम लोगों की बुंदेलखंड के, कि वे अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में पानी को बचाएं, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, और अपने एक पानी के वो स्वयं में जल दूत बने, दूसरे को प्रेरित भी करें। क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता। पेड़ उगाया नहीं जा सकता, पेड़ लगाया जा सकता, पेड़ बनाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।